सीढ़ियां उनको मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। जी हाँ बच्चों, आप सभी के बोर्ड परीक्षा के नजदीक आने के बाद मैं आपको प्रश्नोत्तर की एक श्रृंखला पढ़ा रहा था और प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा था। जिस श्रृंखला में आपको 5 प्रश्न पढ़ाए जा चुके थे, आज हम इस वीडियो को उस 5 प्रश्नों के आगे जारी रखेंगे और 5वें प्रश्न से 6वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अध्ययन में प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, किसी पराग कोश के लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर एक लघु बीजाणुधानी को हम बनाते हैं तो लघु बीजाणुधानी में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और इन चारों प्रकोष्ठों में यह जो बाहर वाली परत होती है, इस बाहरी परत का नाम होता है, ये जो बाहरी परत है इसका नाम होता है एपिडर्मिस। कौन सा नाम होता है? एपिडर्मिस। जी हाँ बच्चों, ये जो बाहरी वाली परत है, इस बाहरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या इक्टोडर्मिस कहते हैं इसी को, एपिडर्मिस या इक्टोडर्मिस। और बीच में 1 से 3 लेयर की मीजोडर्मिस की परत होती है। और इस मीजोडर्मिस की परत के बाद जो एक परत पाई जाती है, ये परत कहलाती है टैपिटम। क्या कहलाती है? टैपिटम। ठीक है। और ये टैपिटम क्या कार्य करती है? तो ये पराग कणों को क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। अब इस बात को देखिए, जब ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है तो इसका अर्थ है इसके अंदर ही परागकण पाए जाते हैं जो कि स्फुटन के बाद बाहर निकलते हैं। यहां से देखिए, ये टैपिटम विगलित होती है और परागकणों को पोषण प्रदान कर देती है। तो जो सबसे बाहरी परत थी उसका नाम क्या था? एपिडर्मिस। जो सबसे आंतरिक परत बन गई उसको हम लोगों ने क्या कहा? उसको हमने कहा टैपिटम। तो देखिए, एपिडर्मिस और टैपिटम हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए मातृ कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं? आप जानते हैं एक मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 आगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। 4 कैसे? आगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। इस बात क्या है? लघु बीजाणु कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। अब जब एक में बनता है तो हमको कितना बनाना है? हमको 112 बनाने हैं। तो 112 बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 112/4 और हमें उत्तर मिल जाएगा 28। तो हमारे जो 28 अर्धसूत्री विभाजन होगा 112 लघु बीजाणुओं को बनाने के लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? ध्यान से देखिए, एक अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो मैंने यहाँ पर बीजांड की संरचना बना करके रखी है। इस बीजांड की संरचना में देखिए, ये अंदर की तरफ ये जो संरचना है इसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम बीजांडकार कह रहे हैं। ऊपर की ओर 3 कोशिकाओं का अरेंजमेंट हुआ है, इसे हम प्रतिमुखी कोशिकाएं कह रहे हैं। बीच में एक केंद्रक है बीच में एक कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं। यहाँ पर एक अंड कोशिका है, उसके किनारे किनारे 2 सहायक कोशिकाएं हैं। तो आप देखिए, अंड कोशिका के साथ जो कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं इसी को कहा जाता है अंड समुच्चय। क्या कहा जाता है? अंड समुच्चय। तो बेटा, अंड समुच्चय कौन कौन मिलकर बना रहा है? तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण कर रही है। और देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, निभाग पाया जाता है। तो निभाग किस में पाया जाता है? परागकण में पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है, भ्रूणपोष में पाया जाता है या फिर सभी में पाया जाता है। आप देखिए, यह जो बीजांड की संरचना है इसमें अगर हम भागों को पढ़ते हैं तो ये जो नीचे स्टाल यानी डंडी नुमा संरचना बनी है इसे बीजांड वृंत कहा जाता है। और बीजांड वृंत देखिए गोल हो करके यहाँ पर एक खाली स्पेस बना रहा है और इस ओपनिंग बना रहा है, और इस ओपनिंग का नाम है बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार बाहर से 2 आवरण युक्त है जिसे हम अध्यावरण कहते हैं।
अब बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग निभाग कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। और बीजांड वृत्त से निभाग पर एक पुल के समान संरचना बनती है जिसे हम संवहन पुल कहते हैं। अब यहां से इस बात को देखिए, क्या प्रश्न था हमारा प्रश्न है निभाग पाया जाता है। तो देखिए निभाग किसमें पाया गया है? तो ये किस चीज का डायग्राम है? बीजांड की संरचना है। तो बीजांड की संरचना में कौन पाया गया है? निभाग पाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष है। तो याद रखिए, यह जो भ्रूणपोष बना हुआ है यह पॉलीगोनम प्रकार का ही है। और याद रखिए, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में क्या कह रहा है? कितनी कोशिकाएं हैं? गिन लीजिए कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 और 7 कोशिकाएं हैं। केंद्रकों की संख्या 8 है। इस सभी में एक एक केंद्रक एवं बीच की जो ये ध्रुवीय कोशिका है, ध्रुवीय कोशिका में ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या 2 होती है, जिससे केंद्रक 8 हो जाते हैं। अतः पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणपोष 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है। अगला प्रश्न है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो आप देखिए, प्रतिमुखी कोशिका यह लिखा हुआ है और ये किसकी ओर है? निभाग की ओर। तो अब देखिए, अब आपको मालूम चल गया होगा, प्रतिमुखी कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं, किसकी ओर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर। यहाँ पर मेरे ये प्रश्नों की सीरीज का आधा भाग समाप्त होता है और आधे भाग को समाप्त होने के बाद प्रश्न नंबर 11 से इस वीडियो के अगले सीरीज में आपको बताया जाएगा। यदि आपको परीक्षा में तैयारी करनी है और लगातार बने रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने सहपाठियों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।